भूल भुलैया 3 मूवी का रिव्यू किया था और आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यहाँ रेटिंग्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी फिल्म काफी नई है और रेटिंग्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। मोर ओवर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं सिर्फ ट्रेलर से ही फोटो यूज करूंगा क्योंकि फिल्म अभी थिएटर्स के अंदर जस्ट आई है और फोटोज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में वीडियो में कई जगह आपको रेफरेंशियल फोटोज दिख सकती है। मोर ओवर एक्सप्लेनेशन में मैं कॉमिक सीन्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ हॉरर पार्ट एंड स्टोरी पे ही फोकस करूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी को स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि यहाँ पूरी कहानी बताई जाएगी, तो पहले आप फिल्म को देख लें और उसके बाद ही वीडियो को देखें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत रक्त घाट में करंट टाइम से 200 साल पहले होती है, यानी 1824 में, जब हम किसी को नाचते हुए देखते हैं ऑन द सॉन्ग आमी जे तुम्हार। तभी रक्त घाट के महाराजा जो थे वो अपने आदमियों के साथ आते हैं और इस डांस करने वाले को घसीट के बाहर ले जाते हैं। देन महाराजा का एक मास्क्ड आदमी इस नाचने वाले को सूली पे चढ़ा के जला देता है और अब तक हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो वो नाचने वाली मंजूलिका थी जिसे महाराजा ने जलवा दिया। एकदम से वो नाचने वाले की आत्मा फ्लेम से निकलती है, जिसके बाद ये आत्मा उस मास्क्ड गाय के मास्क को पहनती है। देन ये आत्मा उस इंसान को मार देती है जिसने उसे जलाया था और यहीं पे सीन कट होता है। यहाँ से कहानी 200 साल आगे आती है, यानी करंट टाइम में, जहाँ हम रूहान को देखते हैं जो कि रूह बाबा बन के घूमता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट टिल्लू भी है। ये दोनों फ्रॉड लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को ठगते हैं जिनका भूत प्रेत पे भरोसा है, मतलब भूत भगाने का नाटक करते हैं और लोगों के पैसे, जेवर, गहने सब ठगते हैं। तो एक बार ऐसे ही रूह बाबा और टिल्लू अपने एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जहाँ क्लाइंट इनकी ठगी पकड़ लेता है। ये क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि मीरा यानी तृप्ति का कैरेक्टर और उसके मामा जी थे। दरअसल मीरा रक्त घाट के राज घराने से थी और उसके यहाँ किसी आत्मा के भटकने की कहानी थी। तो ऐसे में मीरा को एक फ्रॉड बाबा की ही सर्विस चाहिए थी, जैसे अपने रूह बाबा हैं, ताकि वो लोगों को आत्मा भगाने का यकीन दिला सके। इस सर्विस के बदले मीरा रूह बाबा को 1 करोड़ देने का वादा करती है। अब 1 करोड़ सुनते ही रूह बाबा तुरंत रेडी हो जाते हैं और वो मीरा एंड मामा जी के साथ रक्त घाट के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ कुछ अजीब बातें थी, लाइक राज घराने से होने के बावजूद ये लोग ट्रेन के जनरल क्लास से जा रहे थे। दिन रक्त घाट पहुंचने पे वहां के सारे लोग रूह बाबा यानी रूहान को ही घूरे जा रहे थे। अब राजमहल पहुंच के हमें पता चलता है कि अभी जो करंट महाराज है यानी विजय राज का कैरेक्टर और उनकी रॉयल फैमिली, ये लोग महल में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं। इनफैक्ट ये लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं, इतने गरीब कि ये लोग एक टूथपेस्ट को साल भर चलाते हैं और एक रोटी खाने के लिए लड़ाई करते हैं। महाराज का अंग रक्षक फौलाद सिंह है जो कि हमेशा व्हील चेयर पे ही रहता है और क्योंकि महल में शायद मंजूलिका की आत्मा है, इसीलिए इन्हें तबेले में रहना पड़ता है। अब इनकी गरीबी को देख के रूह बाबा के मन में पहला सवाल यही आता है कि मीरा उसे 1 करोड़ रुपए कैसे देगी, और इस पे मीरा कहती है कि इस सब का जवाब रूहान को आज रात मिल जाएगा। तो रात के वक्त मीरा और रूहान ये दोनों महल में जाते हैं और इनकी मुलाकात राज पुरोहित से होती है। राज पुरोहित बताते हैं कि आज से 200 साल पहले रक्त घाट के जो महाराजा थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजूलिका था। मंजूलिका हर चीज में अव्वल थी, चाहे वो नृत्य हो या फिर वेपन चलाना हो। इनफैक्ट मंजूलिका का निशाना भी अचूक था। फिर महाराज को अपनी दासी से भी एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा गया देवेंद्र नाथ। मंजूलिका देवेंद्र से जलने लगी क्योंकि मंजूलिका को हमेशा लगता था कि आगे चल के वही गद्दी संभालेगी। लेकिन जब राजकुमार देवेंद्र बड़े हुए तो महाराजा राजकुमार देवेंद्र को ही गद्दी सौंपने का प्लान करने लगे। ऐसे में मंजूलिका अपने ही भाई देवेंद्र को मार डाली और इससे गुस्सा होकर महाराज मंजूलिका को मृत्यु दंड दिए। यानी फिल्म के शुरुआत में जो हमें सीन दिखाया गया था वो शायद मंजूलिका को ही मृत्यु दंड देने वाला सीन था। अब मरने के बाद मंजूलिका की आत्मा बदला लेने वापस आई, जो कि मास्क लगा के पहले आग लगाने वाले को मारी, फिर महाराजा को भी जला के मार दी। उस वक्त राज पुरोहित के पूर्वज लोग महायज्ञ करवा के कैसे भी मंजूलिका को एक कमरे के अंदर बंद कर दिए और कमरे पे भैरव कवच चढ़ा दिए। तब से मंजूलिका महल में कैद है और हालांकि भैरव कवच मंजूलिका को कैद रख सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। मंजूलिका को खत्म कोई राज घराने से ही कर सकता है, वो भी सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन। नाउ द ट्विस्ट हियर इज कि रूह बाबा की शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र नाथ से मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जब रूह बाबा रक्त घाट आए थे तो गांव के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे और राज पुरोहित के हिसाब से रूह बाबा यानी अपना रूहान शायद राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है जो कि मंजूलिका के आत्मा को खत्म करने आया है। अब ये सब सुनकर रूहान को बहुत अजीब लगता है। इनफैक्ट रूहान के साथ महल में कुछ असाधारण गतिविधियां भी होती है जिससे वो डरता है, लेकिन तभी मीरा उसे पर्सनली
फाइनली बताती है कि उसे इन पुरानी कहानियों पे यकीन नहीं है। बात ऐसी है कि मंजुलिका के भूत वाली कहानी के कारण कोई भी महल खरीद नहीं रहा, और अगर रूहान नाटक करके दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका की आत्मा को खत्म करने का ढोंग करेगा तो सबको भरोसा हो जाएगा कि मंजुलिका चली गई और फाइनली ये महल बिक सकेगा। इनफैक्ट इस महल की कीमत 1000 करोड़ रुपए है, और जब वो रुपए मीरा के परिवार को मिल जाएंगे तो वो रूह बाबा को उसी में से 1 करोड़ दे देगी। बेसिकली ये जो रॉयल फैमिली थी जो कि अब गरीब हो गई है, इनके पास इनका एक महल है जो कि 1000 करोड़ का है, जिससे ये लोग वापस अमीर बन सकते हैं। तो प्लान वाज इन मोशन, और ऐसे में सभी राजघराने वाले महल में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अब रूह बाबा और वी कैन से देवेंद्रनाथ के रीइंकार्नेशन आ गए हैं ना इन्हें बचाने के लिए। गांव वाले भी रूहान का काइंड ऑफ राज्य अभिषेक करने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रूहान यहाँ का राजकुमार है। तभी एंट्री होती है बड़े पंडित, छोटे पंडित और पंडिताइन की, जो कि क्लेम करने लगते हैं कि रूह बाबा देवेंद्रनाथ का रीइंकार्नेशन नहीं है। और यहाँ थोड़ी कॉमिक सीन्स है जिसके तहत रूह बाबा इन तीनों को उनकी ही बातों में फंसा के, मतलब पुनर्जन्म में खजाना चोरी वाला इल्जाम लगा के अपने नौकर वाला काम दे देते हैं। ये कॉमेडी सब प्लॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि गांव में दुर्गा पूजा का माहौल था, और वहां जो मंजुलिका के पुतला को जलाया जाता है तो महल में वो कमरा खुल जाता है जिसमें मंजुलिका कैद थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ ये तो हम अभी नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा होते ही अगले दिन हम महल पे विद्या बालन के कैरेक्टर को आते देखते हैं, जो कि अपना नाम मल्लिका बताती है, और वो क्राउन हेरिटेज रिस्टोरेशन कंपनी से आई थी टू रिस्टोर दिस पैलेस। आइडियली कंपनी से कोई कौशिक नाम का बंदा इस काम के लिए आने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे कौशिक लॉन्ग लीव पे चला गया और अब मल्लिका आई है। मल्लिका के आधे अजीब चीजें होती है, लाइक रूहान को नाइटमेयर्स आते हैं। देन एक रात रूहान के कमरे की रेडियो अपने आप ऑन हो जाती है, जहां रेडियो से मंजुलिका की आवाज आ रही थी और वो कह रही थी कि वो रूहान को मार डालेगी। देन राजकुमार देवेंद्रनाथ की एक पेंटिंग में अपने आप आग लग जाता है, वगैरह वगैरह। इन सब के अलावा मल्लिका भी बहुत सस्पिशियस बिहेव कर रही थी, लाइक चाकू से मक्खी मार गिराना, और इतना अचूक निशाना तो सिर्फ मंजुलिका का ही था। इस सब के दौरान टिल्लू भी रक्त घाट आ जाता है, क्योंकि इनके फ्रॉड वाला धंधा पुलिस को पता चल गया था और कोई एसीपी राठौर इनके पीछे पड़ा था। मतलब अब टिल्लू भी रूहान के साथ रक्त घाट में ही रहेगा, और रूहान भी यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि बाहर एसीपी राठौर से पकड़े जाने का खतरा था। खैर उस रात महल में रूहान के साथ काफी असाधारण गतिविधियां होती हैं। इनफैक्ट मंजुलिका वाला कमरा खुल जाता है और वहां से एक भूतिया आकृति चिल्लाने लगती है। इस पॉइंट पे मल्लिका रूहान का हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका वाले कमरे में ले जाती है, और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये काम पंडिताइन का था। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितनी भी असाधारण गतिविधियां हुई थी उनके पीछे ये बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडिताइन थी, और यही लोग मिलकर रूहान को डरा रहे थे। अब चाहे पोर्ट्रेट जलना हो, रेडियो में आवाजें आना या कुछ और, सब इन तीनों का ही प्लानिंग प्लॉटिंग था। पर सवाल यह है कि ये तीनों ऐसा कर क्यों रहे थे। दरअसल ये तीनों हल्दी घाट से थे, और 2 साल पहले वहां तूफान आने की वजह से अपने रोल्स रॉयस में बैठ के ये लोग रक्त घाट पहुंचे। रोल्स रॉयस कार नहीं, रादर इनके 2 बैल का नाम है, एक का नाम रोल्स और दूसरे का नाम रॉयस। तो तब से ये तीनों इस महल में रहने लगे, और उस टाइम पे भी मंजुलिका वाला दरवाजा ऑलरेडी खुला ही हुआ था। तीनों उसी कमरे में रहने लगे और जिंदगी भर इसी जगह पे रहने का इनका प्लान था। इनफैक्ट ये लोग मंजुलिका वाले कमरे को वापस सील किए ताकि किसी को शक न हो कि ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन रूहान के आने के बाद तो कमरा खुल जाता और इनका भांडा फूट जाता, इन्हें महल से निकाल दिया जाता। इसीलिए ये तीनों मिलकर रूहान को डरा रहे थे ताकि रूहान यहाँ से भाग जाए। लेकिन मल्लिका के कारण इनका पोल खुल चुका था। सो बेसिकली वापस से यही नैरेटिव सेट हो गया कि महल में कोई भूत नहीं है। और ऐसे में रूहान प्लान्स कि वो दुर्गाष्टमी तक वेट नहीं करेगा, रादर कल ही गांव वालों के सामने कमरा खोल के मंजुलिका के भूत को भगा देने का नाटक करेगा। यहाँ वो मंजुलिका की एक्टिंग मल्लिका को करने कहता है। बस फिर क्या था, अगले दिन पूरे गांव के सामने ये नाटक किया जाता है। ऑल्दो मल्लिका कुछ ज्यादा ही बढ़िया एक्टिंग कर रही थी मंजुलिका की। इन द एंड रूहान सबसे कह देता है कि मंजुलिका की आत्मा खत्म हो गई है और महल अब सेफ है। ये खबर राज पुरोहित तक पहुंचती है और राज पुरोहित वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। जो भी हो, अब महल को खरीदने वाले लोग भी आएंगे ही, लेकिन रिस्टोरेशन के वक्त एक दीवार टूटती है जिसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। इस पैसेज के अंदर जाने पे एक खुफिया तहखाना जैसा कुछ तो आता है, जहां एक और द्वार थी जो कि भैरव कवच से ही लॉक्ड थी। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज अनदर ट्विस्ट। और राज पुरोहित कहते हैं कि दुर्गाष्टमी से पहले इस दूसरे द्वार को तो किसी भी हाल में नहीं खोलना है, और तब तक राज पुरोहित रक्त घाट के ग्रंथालय जाके इसके बारे में ज्ञान लेके आएंगे कि ये दूसरा दरवाजा कैसे है और किसका है। अब इस दूसरे दरवाजे से प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसके बारे में बायस को या फिर गांव वालों को पता चलता तो वापस महल नहीं बिकता। इसलिए रूहान करंट महाराजा को भड़का के मनवा लेता है कि ये लोग आज रात ही दूसरा दरवाजा भी खोल देंगे। बस फिर क्या था, देर रात रूहान महाराजा की उपस्थिति में दूसरा दरवाजा भी खोल देता है, और ऐसा करते ही दरवाजे के अंदर से कौवे निकल के महल के ऊपर मंडराने लगते हैं। अब तक राज पुरोहित भी
पुस्तक वगैरह से ज्ञान लेके यहाँ आ गए थे और वो इस दरवाजे के खुलने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। राजपुरोहित बताते हैं कि असल में 200 साल पहले रक्तघाट के महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटी थी। एक का नाम मोंजुलिका और दूसरी वाली का नाम ओंजुलिका। जी हाँ, ओंजुलिका भी मोंजुलिका से कुछ कम नहीं थी और अब जबकि दूसरा दरवाजा खुल गया है तो प्रलय आना निश्चित है। इसी के पैरेलल में हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अब महल की तरफ आ रही थी। यहीं पे इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के बाद हमें 200 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहां मोंजुलिका और ओंजुलिका दोनों दरबार में नृत्य कर रही थी। नृत्य के बाद महाराज घोषणा करते हैं कि उनका अगला उत्तराधिकारी उनका बेटा देवेंद्रनाथ होगा जो कि गद्दी संभालेगा। और ये सुन के मोंजुलिका और ओंजुलिका दोनों एकदम जल भून जाती हैं। वैसे यहाँ हम देवेंद्रनाथ की पत्नी को भी देख पाते हैं जिनकी ठुड्डी मीरा से मिलती है, लेकिन ये प्लॉट कहीं और लीड नहीं करती, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, यहीं पे इसे रोक देता हूँ। एनीवेज, कमिंग टू प्रेजेंट टाइम, माधुरी दीक्षित की कैरेक्टर महल पे आती है जो कि खुद को सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी बताती है। मंदिरा इस महल को खरीदना चाहती थी। इसके बाद हम मल्लिका और मंदिरा को आमने सामने आते देखते हैं जहां दोनों एक दूसरे का गर्दन पकड़ लेती है और इस सीन को देख के ऐसा ही लगता है मानो ये दोनों ही मोंजुलिका और ओंजुलिका हैं। इनफैक्ट इनके मिलन के बाद कई कौवे भी महल से टकरा के मारे जाते हैं। ये सब असाधारण गतिविधियां राजघराने के सभी लोग देखते हैं। अब आगे कुछ और अजीब चीजें होती है, लाइक मंदिरा मंदिर में नहीं जाती क्योंकि वो भगवान में नहीं मानती है। देन मंदिरा और मल्लिका का मेले के अंदर टग ऑफ वॉर होता है जिसमें रस्सी ही टूट जाती है, मतलब दोनों में से कोई नहीं हारती। ये सब चीज बहुत ज्यादा सस थी। यहाँ एक और फनी चीज ये भी थी कि करंट महाराज अपने प्रजा को कौवा बिरयानी खिला देते हैं। वो मरे थे ना बहुत सारे कौवे, तो उन्हीं को पका के उनकी बिरयानी खिला दी गई प्रजा को। एंड एक्टर भी वही सेम विजय राज हैं जो कि रन मूवी में थे, तो यहाँ शायद वही पैरेलल ड्रॉ किया गया है। अब आगे कुछ और कॉमिक सीन्स हैं, लाइक रूहान से कहा जाता है कि तुम्हारा काम हो गया, तुम 1 करोड़ का चेक लेके निकल लो। लेकिन रूहान यहाँ लड़की की आवाज निकाल के करंट महाराज जो है उन्हें विश्वास दिला देता है कि उसके शरीर में उनके पत्नी की आत्मा है जो चाहती है कि रूहान और मीरा का विवाह हो जाए। सब मान भी जाते हैं इंक्लूडिंग मीरा, क्योंकि अब तक मीरा और रूहान एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। इस सब के बीच पंडित ट्रियो को मंजुलिका की एक तस्वीर मिलती है, लेकिन इससे पहले मीरा वो तस्वीर देख पाती, मल्लिका तस्वीर के चेहरे पे पेंट गिरा देती है ताकि चेहरा पता ही ना चल सके। ऐसे में मीरा इस तस्वीर को रीस्टोर करवाने शहर भेज देती है। फिर एक असाधारण गतिविधि ये होती है कि मामा जी पे एक शाही ड्रेस हमला कर देती है और सीन ऐसा दिखाया जाता है मानो ये हमला मंदिरा या फिर ओंजुलिका करवाई है। खैर आगे मंदिरा 1000 करोड़ में ये महल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो दुर्गाष्टमी के दिन ही डील क्लोज करेगी, एज वो शुभ दिन है। पर मंदिरा पहले तो ये बोली थी कि वो भगवान में नहीं मानती, तो अब दुर्गाष्टमी को शुभ दिन कैसे मान रही है? ये दोनों स्टेटमेंट बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। अब दुर्गाष्टमी 2 दिन बाद था और 2 दिन तक इस भूतिया महल में रहना काफी मुश्किल था, क्योंकि राजघराने में लोगों को पता चल गया था कि यहाँ भूत अब भी है। ये लोग कैसे भी जल्दी से महल बेचना चाहते थे और तभी सीन में एंट्री होती है एक विकी खन्ना नामक कैरेक्टर की, जो कि तुरंत 1000 करोड़ देके महल खरीदने के लिए तैयार था। तो बस करंट महाराज मान जाते हैं कि ठीक है, विकी खन्ना को ही महल दिया जाएगा और विकी खन्ना महल को रीडिजाइन करना चाहता था। इनफैक्ट वो तो महल का सिंहासन भी अपने साथ ले जाना चाहता था अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। लेकिन उसी रात विकी खन्ना की कार पे वही मास्क्ड आत्मा अटैक करके उसे मार देती है और महल का सिंहासन भी अपने आप महल में वापस आ चुका था। चीजें और अजीब तब होती है जब मीरा क्लियरली देखती है कि मल्लिका भूतिया अंदाज में चिल्लाती है कि ये सिंहासन उसका है। इनफैक्ट वो एक हाथ से थ्रोन को भी उठा लेती है। तो जब मीरा ये बातें सभी को बाहर बताने जाती है तो मल्लिका वहां लोगों के साथ ही बैठी थी। तो फिर अंदर कौन थी? वहीं मंदिरा विकी खन्ना की मौत पे अजीब तरह से हंसती है और अपना डील इन्हें देती है जो कि दुर्गाष्टमी के दिन ही क्लोज होगा। तो इस पॉइंट पे राजघराने में सबको पता लग गया था कि ये मल्लिका और मंदिरा दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं, मतलब दोनों नॉर्मल तो नहीं है। और रूहान एंड मीरा को तो ये तक पता लग गया था कि इन्हीं दोनों में से कोई मोंजुलिका है, लेकिन मोंजुलिका है कौन, मल्लिका या फिर मंदिरा? खैर इसके बाद रूहान को नाइटमेयर्स भी आते हैं जहां मल्लिका और मंदिरा बहनों की तरह खेल रही थी और दोनों ही खुद को मोंजुलिका बता रही थी। देन रूहान को मास्क्ड घोस्ट भी दिखती है। इनफैक्ट उसे तो अपने कमरे में मीरा भी दिख जाती है जो कि अजीब तरह से हंसती है। इस पॉइंट पे रूहान को मीरा पे भी शक होने लग गया था, इसलिए रूहान अगले ही दिन यहाँ से भागने की सोचता है। वहीं पैरेलल में पंडित ट्रियो को विकी खन्ना का भूत डराता है, जो कि अगेन उस मास्क्ड घोस्ट का ही एक भ्रम और चाल था। कमिंग टू रूहान, वो टिल्लू को लेके यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन घूम फिर के वो महल ही पहुंच जा रहा था। पंडित ट्रियो भी अपने रोल्स रॉयस में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी घूम फिर के महल ही पहुंच जा रहे थे। इनफैक्ट इस भाग दौड़ में
छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। तो अब दुर्गाष्टमी में सिर्फ एक दिन बचा है और इस पॉइंट पे राज पुरोहित एक दैवीय तेल लेके आते हैं। राज पुरोहित रिवील करते हैं कि उन्हें रूहान का सच पता है, यानी ये पता है कि रूहान एक ढोंगी रूह बाबा बन के लोगों को ठगता है। लेकिन राज पुरोहित को पूर्वजों की कही बात में भी भरोसा है, जिसके अनुसार राज घराने का ही कोई पुनर्जन्म लेगा और वही आगे मौंजुलिका को हमेशा के लिए खत्म करेगा। इसलिए पुराने समय की तरह राज पुरोहित महायज्ञ करने की सोच रहे थे और इस दैवीय तेल से एक बार फिर मौंजुलिका को कैद करने का प्लान था। वहीं जो मौंजुलिका की पेंटिंग थी ना, जिसपे मल्लिका पेंट गिरा दी थी, वो भी दुर्गाष्टमी के दिन ही रिस्टोर हो जाएगी और तब असली मौंजुलिका का पता लग ही जाएगा। यहाँ एक कॉमेडी सीन ये थी कि जो बड़ा पंडित और पंडिताइन थी ना, वो दैवीय तेल को अपने बाल में लगा लिए थे ताकि उनके जू मर जाए। इसी सब के दौरान मीरा अजीब तरह से पजेस होकर खुद को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान किसी तरह मीरा को उसके होश में लाके उसे बचाता है। मीरा बताती है कि पजेस होने से पहले वो मंदिरा के साथ बैठी थी। तो दुर्गाष्टमी आ चुकी थी और इस पॉइंट तक रूहान वाज फेड अप और वो सीधा मंदिरा को कन्फ्रंट करने जाता है। वो मंदिरा पे मौंजुलिका होने का इल्जाम डालता है कि तभी सीन में मल्लिका आती है जो कि मंदिरा पे हमला कर देती है। वो एकदम सुपरनैचुरल वे में उड़ती है, देन एक खंभे पे चढ़ जाती है जहां वो मंदिरा को भी बाल पकड़ के ऊपर ले जा चुकी थी। मल्लिका चिल्ला के कहती है आमी मौंजुलिका और वो मंदिरा को पटक देती है। देन वो रूहान पे भी हमला करती है, लेकिन रूहान उस दैवीय तेल का घेरा बना के उसमें आग लगा देता है और खुद कूद के बाहर निकल जाता है इस घेरे से। यानी रूहान बेसिकली यहाँ मल्लिका को उस घेरे में फंसा दिया था। अब मल्लिका के फंसते ही मंदिरा का असली चेहरा सामने आता है, जहाँ अब वो सुपरनैचुरली सब पे हमला करना शुरू करती है। मंदिरा बोलने लगती है कि वो मंजुलिका है। इनफैक्ट वो थ्रोन पे भी बैठ जाती है। मंदिरा यहाँ राज पुरोहित पे भी हमला करती है और यहाँ एक और फनी सीन है जहाँ छोटा पंडित बैंडेज वगैरह लगा के वापस आता है। मतलब वो खाई में गिर गया था ना, तो हाँ वहाँ मरा नहीं, बैंडेज वगैरह लगा के वापस आया है और ठीक वैसे ही आया है जैसे जवान में ओल्ड वाला शाहरुख खान एंट्री लिया था बैंडेज वगैरह के साथ। म्यूजिक भी यहाँ जवान वाला ही बजता है, इसलिए मैंने इसे नकली कैमियो कहा था अपने रिव्यू वाले वीडियो में। तो हाँ, इस सीन से एक बात समझ में आ गई कि छोटा पंडित अब भी जिंदा है, ऑल्दो उसकी मेमोरी जरूर चली गई है। यहाँ एक और चीज ये होती है कि जो मौंजुलिका की पेंटिंग रिस्टोरेशन के लिए गई थी ना, वो वापस आ गई थी और पेंटिंग में क्लियरली मल्लिका का चेहरा था। तो क्या मल्लिका मौंजुलिका है? अब इस पॉइंट पे सभी कंफ्यूज होते हैं कि रियल मौंजुलिका कौन है और भूत कौन है। तभी मल्लिका और मंदिरा दोनों अपने होश में आती हैं और कहती हैं कि उन दोनों में से भूत तो कोई भी नहीं है, यहाँ कोई और भूत है और जो भी भूत है वो सामने आके अपनी असलियत बताए। तभी हम उस मास्क वाले एंटिटी को सामने आते देखते हैं और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। जी हाँ दोस्तों, ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां हम जान पाते हैं कि पूरे फिल्म में आत्मा एक्चुअली में देवेंद्र नाथ की थी, ना कि मौंजुलिका की। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ से कहानी पास्ट में 200 साल पहले ठीक उस टाइम पे जाती है जब महाराज देवेंद्र नाथ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। इस घोषणा से मौंजुलिका और अंजुलिका दोनों जलने लग गई थी और जलन में दोनों चाकू लेके देवेंद्र नाथ को मारने जाती है। लेकिन वो देवेंद्र के कमरे में देखती है कि देवेंद्र तो लड़कियों की तरह श्रृंगार करके आमी जे तोमार गा रहा था। यानी कि देवेंद्र नाथ काइंड ऑफ लड़की था जो कि एक लड़के के शरीर में था। यानी भले वो लड़का था लेकिन अंदर से लड़की फील करता था और अपनी ये असलियत वो दुनिया से आज तक छुपाता आया था। दोनों बहनों को जब ये पता चलता है तो वो देवेंद्र को झूठा सपोर्ट दिखाती है और कहती है कि हम गाएंगे, तुम डांस करके दिखाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र श्रृंगार करके नाचने लगता है और तभी दोनों बहनें महाराजा को वहां लेके आती है, शोइंग कि आप जिसको गद्दी सौंप रहे हैं वो तो मर्द ही नहीं है। उन दिनों ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी जो कि सबके सामने आ गई थी और ऐसे में महाराज ऑर्डर करते हैं कि देवेंद्र को मौत की सजा दी जाए। यानी दोस्तों, पहले सीन में हम जिस नाचने वाले को सूली पे जलते देखे थे वो मौंजुलिका या फिर अंजुलिका नहीं थी बल्कि देवेंद्र था। महाराज यहाँ अपनी दोनों बेटियों को भी सजा देते हैं क्योंकि ये दोनों पर्सनली भी अपने पिता को ये सब बता सकती थी, लेकिन गद्दी की लालच में वो सब के सामने ये सब लेके आ गई। तो हाँ, महाराज के हिसाब से उनके तीनों जो बच्चे हैं, अंजुलिका, मौंजुलिका एंड देवेंद्र, तीनों में से गद्दी के लायक कोई नहीं है। देवेंद्र तो मर ही गया और अब महाराज इन दोनों को देश निकाला दे दिए, यानी मौंजुलिका और अंजुलिका को। अब महाराज यहाँ खुद ही झूठी कहानी गढ़े, जिसके हिसाब से वो ये बता दिए कि मौंजुलिका देवेंद्र को मार दी तो उसे सूली पे जलाया गया और अंजुलिका का तो नाम ही इतिहास से मिटा दिया गया ताकि आगे किसी को अंजुलिका के बारे में पता ही ना हो। तो मरने के बाद देवेंद्र ही मास्क वाला आत्मा बन के बदले की भाव में महाराजा को मारा। फिर राज पुरोहित के पूर्वज लोग महायज्ञ करके दैवीय तेल का इस्तेमाल करके देवेंद्र को कैद किए थे कमरे में भैरव कवच चढ़ा के। अब आप पूछ सकते हैं
हैं कि 2 कमरा क्यों था, मतलब 2 कमरे पे भैरव कवच चढ़ा हुआ था ना। वेल, वो जो हिडन वाला दूसरा कमरा था वो असली कमरा था जिसके अंदर देवेंद्र कैद था, और उसे खोलने के बाद ही देवेंद्र आजाद हुआ। और वो जो पहला कमरा था ना महल के अंदर, वो तो बस एवे ही एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया गया था दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि मोंजुलिका वाली झूठी कहानी बेची जा सके और लोगों को बताया जा सके कि उस कमरे के अंदर मोंजुलिका कैद है। सो यस, दूसरा कमरा खुलने के बाद जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली में सुपरनैचुरल था, जो कि देवेंद्र कर रहा था। यानी विकी को मारना, मीरा का पजेस होना, मल्लिका का थ्रोन उठाना, मल्लिका का पेंट गिराना पिक्चर के ऊपर, मल्लिका और मंदिरा दोनों का एक दूसरे का गर्दन पकड़ना, ये सब देवेंद्र अपनी ताकत से करवा रहा था। मल्लिका और मंदिरा वाकई नॉर्मल ह्यूमंस ही थी, बस खेल ये है कि ये दोनों एक्चुअल रीइंकार्नेशन है मोंजुलिका एंड अंजुलिका की। वहीं रूहान किसी का रीइंकार्नेशन नहीं है, बस उसकी शक्ल मिलती है देवेंद्र से। अब क्योंकि मल्लिका और मंदिरा मोंजुलिका और अंजुलिका की रीइंकार्नेशन है, तो देवेंद्र की आत्मा इन्हें पहले ही मार देना चाहता था, लेकिन वो इनके साथ थोड़ा गेम्स खेल रहा था और आज दुर्गाष्टमी के दिन वो इन्हें ठीक अपनी तरह मारेगा, मतलब जला के। उसका प्लान था कि वो रूहान के हाथों इन लोगों को मरवा देगा जला के, लेकिन वो प्लान तो फेल हो गया। अब देवेंद्र का सच सामने आ गया है, लेकिन इस पॉइंट पे वो अब खुद ही यहाँ सारे लोगों को जला के मार देगा। तो इसके बाद देवेंद्र चारों तरफ आग लगा देता है और खुद नाचने लगता है। वो दैवीय ऑयल को भी फोड़ता है, लेकिन नाचते हुए वो उसी जगह पे फंसता है जहां ऑयल गिरा था। ऐसे में देवेंद्र दैवीय शक्तियों द्वारा जकड़ा जाता है और अब मल्लिका और मंदिरा के पास मौका था कि वो देवेंद्र की आत्मा को आग लगा के उसे फाइनली खत्म कर दें, लेकिन मल्लिका और मंदिरा ऐसा नहीं करती हैं। जी हाँ, वो कहती हैं कि उनका पुनर्जन्म सेम मिस्टेक को दोहराने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि गलती को ठीक करने के लिए हुआ है। दोनों कहती हैं कि देवेंद्र चाहे तो इन दोनों को मार के अपना बदला ले सकता है, लेकिन वो बाकियों को छोड़ दे। देवेंद्र 200 साल पहले भी एक गलत शरीर में फंसा था, यानी औरत होके आदमी था, और उसके बाद 200 साल तक कमरे में बंद रहा, तो अब उसके साथ और अन्याय नहीं किया जा सकता। अपनी रीइंकार्नेटेड बहनों का प्यार मिलते ही देवेंद्र इमोशनल होता है, और ऐसे भी देवेंद्र को कभी गद्दी चाहिए भी नहीं थी, उसे तो बस नृत्य करना था और अपनी बहनों का प्यार उसे चाहिए था, जो कि अब उसे मिल रहा था। इसलिए देवेंद्र रोता है और उसके आंसू गिरते ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सो फाइनली देवेंद्र की आत्मा चली गई, और देखा जाए तो पूर्वजों ने जो कहा था वही हुआ, यानी राजघराने के लोग ही इस शाप को खत्म किए, देवेंद्र को जला के नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स को समझ के। और रूहान राजघराने का नहीं है, यानी वो खत्म नहीं किया, बल्कि मल्लिका और मंदिरा ये सब खत्म की, जो कि मोंजुलिका और अंजुलिका की रीइंकार्नेशन है। यहीं पे फिल्म खत्म होती है। अब क्रेडिट से पहले कुछ और सीन्स है जहां हमें थोड़ी और एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। जैसे मल्लिका एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे बचपन से ही इस महल का सपना आता था, इसलिए वो महल वगैरह को रिस्टोरेशन करने का काम शुरू की, और जब उसे इस महल पे काम करने का मौका मिला अपनी कंपनी द्वारा, तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। फॉर्चुनेटली कौशिक, जो कि ओरिजिनली इस महल पे रिस्टोरेशन का काम करने वाला था, वो गोवा चला गया ऑन ए लॉन्ग लीव, तो ऐसे में मल्लिका को ये काम मिल गया। नाउ कमिंग टू मंदिरा, वेल वो भी नॉर्मल ह्यूमन है और उसका ओरिजिनल नेम मंदिरा नहीं है, रादर शी इज नन अदर देन एसीपी राठौर। जी हाँ दोस्तों, वही एसीपी जो कि रू बाबा और टिल्लू के फ्रॉड वाले धंधों के पीछे पड़ी थी, और उनका पीछा करते ही वो यहाँ पहुंची थी। यहाँ पहुंच के वो मंदिरा होने का नाटक कर रही थी टू कैप्चर देम। जो भी हो, विधि का विधान ऐसा था कि दोनों रीइंकार्नेटेड बहनें यहाँ सही समय पे आके देवेंद्र की आत्मा को शांति दिलवा दी, और इसी के साथ ये जो भूल भुलैया थी वो सुलझ गई और कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भूल भुलैया 3 की पूरी कहानी, और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और फिल्म का रिव्यू तो मैं अलग से कर ही चुका हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।